मेरी तरह ही बहुत सारे लोग अपने आंखों में ढेर सारे सपने लेके अपने घरों को छोड़ के काम के तलाश में एक नए शहर आ जाते हैं और उस शहर में आते ही सबसे पहले एक घर किराए पे लेते हैं और अपने सपनों का नया आशियाना सजाने में जुट जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर उस घर में जाने के कुछ दिनों के बाद आपको पता चले कि आप उस घर में अकेले नहीं हो, बल्कि कोई हर वक्त आपको देख रहा हो। किसी के कदमों की धीमी धीमी आहट हर पल आपके पीछे पीछे चल रही हो और अचानक एक दिन कोई आपके कानों के पास आके कहे कि तुम मरने वाले हो। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे आज के सच्ची कहानी के किरदारों के साथ, जहाँ पे एक माँ अपने 3 बच्चों को लेके एक घर किराए पे लेती है एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। लेकिन उस घर में जाने के बाद उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने अपने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कहा कि उस घर में जो कुछ भी था वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था और वो लोग उस घर में घटने वाली चीजों को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन उस कहानी को जानने से पहले अगर आप भी हॉरर, मिस्ट्री और क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूले। हाय, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो द बैनर्जी डायरीज। तो चलिए कहानी सुनते हैं। हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2011 में, जब एमंस फैमिली गैरी इंडियाना के कैरोलिना स्ट्रीट पे एक घर किराए पे लेती है। एमंस फैमिली की हेड लटोया एमंस इस घर को इसलिए किराए पे लेती है ताकि वो अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। लटोया के 3 बच्चे थे, एक 12 साल की बेटी और 2 बेटे जिनकी उम्र थी 9 साल और 7 साल। लटोया और उसके बच्चे इस घर में जिस दिन शिफ्ट होते हैं ठीक उसी दिन लटोया की माँ रोजा कैम्बेल भी उनके साथ इसी घर में रहने आ जाती है। ये एक मंजिला घर था जिसके अंदर 3 बेडरूम था, एक लिविंग रूम था, एक बाथरूम था, एक किचन था और ठीक किचन के बगल में एक दरवाजा था जो उनके बेसमेंट में जाके खुलता था। ये घर लटोया और उसके बच्चों के लिए एक आशा की किरण बन के आया हुआ था। वो लोग बहुत खुश थे, उनको लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी में आगे कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन इंसान सोचता कुछ है और उनके साथ होता कुछ और ही है। इस घर में आने के बाद पहले तो सब कुछ ठीक ही था। नवंबर का महीना बीता और दिसंबर का महीना आ गया। फिर दिसंबर के महीने में अचानक एक दिन दोपहर को जब लटोया और उसके बच्चे अपने घर के अंदर थे तब एक काली बड़ी मक्खियों का झुंड उनके घर के अंदर घुस जाता है। उनको पहले लगा कि एक नॉर्मल सी चीज है, लेकिन कुछ देर बाद उनको भी पता लगा कि इसमें कुछ तो अजीब था, क्योंकि लटोया और रोजा उन मक्खियों को जितना ज्यादा मारते, जितना उनको भगाने की कोशिश करते, उन मक्खियों की तादाद उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती। लटोया और रोजा अब परेशान हो चुके थे। लेकिन अचानक से वो मक्खियां जैसे खुद ब खुद आई थी वो खुद ब खुद ही गायब हो जाती हैं। लटोया और रोजा को अजीब तो लगता है, पर कुछ दिनों के बाद वो इस इंसिडेंट को भुला देते हैं। अब आगे धीरे धीरे इस घर में और भी अजीब सी चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि रात को अक्सर लटोया और रोजा को उनके जो किचन के पास से बेसमेंट का सीढ़ी था उसमें किसी की चलने की आवाज आने लगी। एक दिन रात को लटोया की माँ रोजा अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी अचानक उनको लिविंग रूम में किसी के चलने की आवाज आती है। तो वो अपने बिस्तर से उठती है, लिविंग रूम में जाती है और वहां पे जाके वो लिविंग रूम का लाइट ऑन कर देती है। लेकिन उनको वहां पे कोई नहीं दिखता। उनको अजीब सा फील होता है कि उन्होंने अपने कानों से सुना था कि लिविंग रूम में कोई चल रहा है। तो वो अच्छे तरीके से और एक बार उस लिविंग रूम को देखने की कोशिश करती है। तब उनको वहां पे लिविंग रूम में किसी के भीगे कदमों की निशान मिलती है। वो परेशान होती है कि आखिर यहाँ पे कौन था। इस इंसिडेंट के बाद उनके घर में और भी अजीब अजीब चीजें होने लगती है। लेकिन मार्च के महीने में उनके घर पे जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद उनको ये पता चल चुका था कि उस घर में वो लोग अकेले नहीं हैं और उनका घर शायद आत्माओं द्वारा पोजेस्ड है। ये इंसिडेंट हुआ 10 मार्च 2012 के दिन। इस दिन रात को करीब करीब 2 बज रहे थे। जनरली इस टाइम पे एमंस फैमिली सो जाती है, लेकिन उस दिन एमंस फैमिली के एक करीबी रिश्तेदार के मौत होने के कारण बाकी रिश्तेदार भी एमंस फैमिली के उस घर में थे और वो सब लोग वहां पे मातम मना रहे थे।
इसी मातम के बीच अचानक रोजा को सुनाई देता है कि उसकी बेटी लटोया जोर से चीख रही। तो वो लटोया को ढूंढने के लिए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ती है और जब वो कमरे के सामने पहुंचती है तो वो देखती है कि लटोया कमरे के अंदर कुछ देख के शॉक्ड होके वहीं पे खड़ी है। वो धीरे धीरे आके जब लटोया के बगल में खड़ी होती है और कमरे के अंदर देखती है तो वो देखती है कि लटोया की जो 12 साल की बेटी है वो बिस्तर के ऊपर हवा में झूल रही है और वो बेहोश है। ये देखते ही रोजा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जोर जोर से चीखने लगती है और ये चीख सुन के बाकी के रिलेटिव्स भी वहां पे आ जाते हैं। अब रोजा, लटोया और वो रिलेटिव सब मिल के वहां पे लटोया के 12 साल की बेटी के लिए प्रेयर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कुछ देर के बाद लटोया की बेटी अपने आप बिस्तर पे आके गिरती है। जब लटोया की बेटी होश में आती है तब उसे कुछ भी याद नहीं था, उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। अब रोजा और लटोया इतना परेशान थे, वो एक दूसरे से पूछते कि आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तब रोजा को लगता है कि शायद उन्हें चर्च की हेल्प लेनी चाहिए। तो लटोया और रोजा अगले दिन लोकल चर्च के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं, लेकिन चर्च को इन सारी चीजों के ऊपर बिलीव नहीं होता। पहले पहले वो लटोया और रोजा को इग्नोर करते, पर उनके बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पे चर्च अपना एक प्रीस्ट उनके घर पे भेजता है। जब वो प्रीस्ट उस घर पे आता है और उस पूरे घर का मुआयना करता है तब उसे महसूस होता है कि उस घर में सच में किसी बुरी आत्मा या डीमन का वास है। वो लटोया को कहते हैं कि लटोया और उसके फैमिली को ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन लटोया ऑलरेडी इस घर के ऊपर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुकी थी। उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अभी इस वक्त इस घर को छोड़ के चली जाए। तो लटोया चर्च के उस प्रीस्ट से पूछती है कि क्या इसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है जिससे वो इसी घर में रह सके और ये बुरी आत्माएं उसको परेशान ना करे। तब वो प्रीस्ट लटोया को कुछ रिचुअल्स करने के लिए कहता है। वो कहता है कि सबसे पहले तो लटोया को अपने पूरे घर को ब्लीच और एमोनिया से साफ करना पड़ेगा और उसके बाद घर के हर एक एंट्रेंस, दरवाजे, खिड़कियों पे तेल से क्रॉस का साइन बनाना पड़ेगा। लटोया चर्च के कहे मुताबिक पूरे घर को ब्लीच और एमोनिया से साफ करती है और उसके बाद ऑलिव ऑयल लेके अपने बच्चों के हाथों पे और पैरों पे मल देती है और उसी तेल से वो उनके फोरहेड पे क्रॉस का साइन बना देती है। अब उनको लगा कि शायद ये सारी चीजें करने के बाद वो उन डीमन से छुटकारा पा चुके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 3 दिनों तक सब कुछ तो ठीक था, लेकिन 3 दिन बाद उनके साथ और भी खतरनाक चीजें होना शुरू हो जाती है। 3 दिन बाद अब लटोया और उसके बच्चे रेगुलरली पोजेस्ड होने लगे। जब वो पोजेस्ड होते तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती और उनके चेहरे पे एक इविल स्माइल आ जाता। वो लोग चिल्लाते, कभी हंसते, कभी चीखते और उनको महसूस होता कि उनका सर पूरी तरीके से हल्का हो चुका है। लटोया का जो 7 साल का बेटा था वो अब हर दिन अपने कमरे में कबर्ड के अंदर बैठ के किसी से बात करता था। जब लटोया ने उससे पूछा कि वो किससे बात करता है तो उसने बताया कि वो एक बच्चे से बात करता है जो कि उसका दोस्त है, पर वो बच्चा किसी को नहीं दिखता था। फिर बाद में पूछने पे उसने ये भी बताया कि वो बच्चा उसको ये बताता है कि मौत क्या है, मौत के बाद की जिंदगी कैसी होती है। ये सुन के लटोया और रोजा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर अचानक एक दिन किसी अननोन फोर्स ने लटोया के 7 साल के बेटे को उसके कमरे से धक्का देके बाहर फेंक दिया। इससे उसके सर पे चोट भी लगी। लटोया की जो 12 साल की बेटी थी वो बताती है कि अक्सर उसे महसूस होता था कि कोई उसके छाती के ऊपर बैठा हुआ है और उसके गले को दबा रहा है। उसे बिल्कुल भी सांस नहीं आती थी और कोई उसके कानों के पास आके ये कहता था कि तुम बस अब 20 मिनट ही जिंदा रहोगी, तुम अपने फैमिली को अब कभी भी नहीं मिल पाओगी। अब हालात इतने बिगड़ने लग गए थे कि करीब हर रोज रात को लटोया और उसकी पूरी फैमिली उस घर को छोड़ के होटल्स में जाके रुकना स्टार्ट करती है। लटोया और रोजा को अब समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो किसके पास जाए, किसके पास मदद की गुहार लगाए। तब लटोया तय करती है कि वो अपनी फैमिली फिजिशियन जेफरी ओनिकुआ को जाके सब कुछ बताएगी और उसी के मुताबिक 19 अप्रैल 2012 के दिन लटोया और रोजा जेफरी ओनिकुआ के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। जब लटोया ने जेफरी को सब कुछ बताया तो पहले तो उनको सब कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि अपने 20 साल के करियर में उन्होंने कभी भी ऐसे चीजों के बारे में नहीं सुना था। तब जेफरी ये तय करते हैं कि जब तक वो एमंस फैमिली को घर को विजिट नहीं करते हैं वो ये नहीं तय कर सकते कि एक्चुअली में उनके घर में ये ऑकरेंस हो रही है या फिर ये सब उनका एक हेलुसिनेशन है। और इसी के मुताबिक ठीक उसी दिन जेफरी
एमंस फैमिली के घर पे जाते हैं और साथ में उनकी एक मेडिकल टीम को भी वो ले जाते हैं। जब जेफरी उस घर के अंदर जाते हैं तो वो पूरे घर का मुआयना करते हैं, बट उनको कुछ अजीब सा महसूस नहीं होता। पर जब वो लटोया के बच्चों को कुछ सवाल पूछने लगते हैं, तब लटोया के जो 2 बच्चे थे जिनकी उम्र थी 9 साल और 7 साल, वो दोनों अजीब सा बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो अपने शरीर में नहीं है बल्कि उनके शरीर में कोई और है। और अचानक एक अनदेखी ताकत उनको हवा में उठाती है और जोर से दीवार पे फेंक देती है। लटोया के बच्चों को बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है। ये देख के जेफरी शॉक रह जाते हैं। इसी बीच जेफरी के मेडिकल टीम में से किसी ने पुलिस को खबर कर दी थी और कुछ ही देर के अंदर 7-8 पुलिस की गाड़ियां और कुछ एम्बुलेंस एमंस फैमिली के घर के सामने आके रुकती है। पुलिस और एम्बुलेंस के वहां पे आने के बाद मेडिकल टीम वाले और पुलिस वाले मिलके उन बच्चों को एम्बुलेंस के अंदर डालते हैं और पास ही के मेथोडिस्ट हॉस्पिटल पे ले जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के कुछ देर के बाद जब उन दोनों बच्चों को होश आता है तो लटोया का जो 9 साल का बेटा था वो तो बिल्कुल नॉर्मल सा बिहेव कर रहा था, लेकिन लटोया का 7 साल का बेटा अभी भी पोजेस्ड था। वो अपने बड़े भाई को घूरे जा रहा था। उसके तरफ देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे वो भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा। इसी बीच वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड सर्विसेज की ऑफिसर वैलेरी वॉशिंगटन पहुंचती है। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो क्या कर रही है। असल में जब इन दोनों बच्चों को हॉस्पिटल लाया गया और उनका बर्ताव अजीब सा था, तो हॉस्पिटल वालों को लगा कि शायद लटोया अपने बच्चों के ऊपर कुछ तो अब्यूज करती होगी, जिसके चलते ये बच्चे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। तो वो DCS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड सर्विसेज को खबर कर देते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड सर्विसेज अपनी ऑफिसर वैलेरी वॉशिंगटन को वहां पे भेज देते हैं। जब वैलेरी वहां पे पहुंचती है तो वो सबसे पहले एमंस फैमिली के मेंबर्स से बात करना स्टार्ट करती है। वो सबसे पहले बात करती है लटोया एमंस से और इस पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान वैलेरी को कहीं पर भी ये महसूस नहीं हुआ कि लटोया अपने बच्चों के साथ कुछ भी अब्यूज कर सकती है या तो फिर लटोया एक बुरी माँ हो सकती है। फिर वो रोजा कैम्बेल के साथ भी बात करती है और लटोया और रोजा उनके घर में होने वाली चीजों के बारे में वैलेरी को बताती है, लेकिन उसको ये सब कुछ बिलीव नहीं होता। वो तय करती है कि वो लटोया के 2 बच्चों के साथ अलग से बात करेगी और उस वक्त वैलेरी ने सिर्फ रोजा कैम्बेल को उस कमरे के अंदर रहने का परमिशन दिया। अब वैलेरी उन दोनों बच्चों को लेके रोजा कैम्बेल के साथ एक अलग कमरे के अंदर जाती है। फिर वहां पे जाने के बाद वो उन दोनों बच्चों से बात करने की कोशिश करती है। वो उन दोनों बच्चों से जितना बात करने की कोशिश करते वो दोनों बच्चे और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते। लटोया का जो 9 साल का बेटा था उसका सर रोजा कैम्बेल के गोदी में था और वो वहां पे अपने सर को जोर जोर से मार रहा था। और दूसरी तरफ लटोया का 7 साल का बेटा अपने भाई को घूरे जा रहा था और बार बार उसे ये कह रहा था कि तू मर जाएगा, तू मरने वाला है, तू जिंदा नहीं रहेगा। और अचानक इसी बीच लटोया का जो 9 साल का बेटा है वो अपने सर को रोजा के गोदी से उठाता है। वो खड़ा होता है और उल्टा चल के पास वाले दीवार के ऊपर उल्टा चढ़ने लग जाता है। ये देख के वैलेरी वॉशिंगटन पूरी तरीके से शॉक रह जाती है। आखिर कैसे एक 9 साल का लड़का दीवार के ऊपर बिना किसी सपोर्ट के उल्टा चल रहा है, और ये देखते ही वो उस कमरे से दौड़ के भाग जाती है। अगले दिन यानी कि 20 अप्रैल 2012 के रोज लटोया के छोटे बेटे का बर्थडे था। पूरी एमंस फैमिली हॉस्पिटल में ही उसका बर्थडे मनाते हैं और केक भी खाते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच ये एक छोटी सी खुशी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उनकी ये खुशी बहुत देर तक नहीं रुकी, क्योंकि कुछ ही देर बाद वहां पे वैलेरी वॉशिंगटन आती है और वो लटोया को थोड़ी दूर लेके जाती है और उनसे कहती है कि DCS ने ये फैसला किया है कि जब तक वो इस पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन ना कर ले और उनको ये यकीन ना हो जाए कि उन बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर लटोया उन बच्चों के साथ कुछ भी गलत कर रही है, तब तक बच्चे DCS के निगरानी में DCS के कस्टडी में रहेंगे। ये सुन के लटोया पूरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि अब तक वो अपने बच्चों के साथ मिलके एक साथ इन सारे चीजों के साथ लड़ रही थी, लेकिन अब वो अकेली हो चुकी थी। इसी बीच 20 अप्रैल 2012 के रोज प्रीस्ट माइकल मैगिनॉट अपने कमरे के अंदर बाइबल का क्लास ले रहे थे। उसी वक्त मेथोडिस्ट हॉस्पिटल के चर्च से उनके पास एक कॉल आता है और उनसे ये रिक्वेस्ट किया जाता है
कि मैगीनॉट लटोया के 9 साल के बेटे के ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करे। करीब 10 साल से मैगीनॉट वहाँ पे प्रीस्ट का काम कर रहे थे, लेकिन आज तक किसी ने भी इस तरीके का कोई भी रिक्वेस्ट उनसे नहीं किया था। मैगीनॉट हॉस्पिटल के चर्च से सब कुछ सुनने के बाद ये तय करते हैं कि 22 अप्रैल 2012 यानी कि संडे के दिन वो एमंस फैमिली के घर पे जाएंगे और पूरे चीज की तफ्तीश करेंगे। इसके चलते मैगीनॉट अगले संडे को एमंस फैमिली के घर पे पहुंचते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद सबसे पहले वो पूरे घर को अच्छे तरीके से देखते हैं। असल में वो नेचुरल कॉजेस को अलग करना चाहते थे ताकि उनको पता लग सके कि असल में वो घर हॉन्टेड है या फिर ये सिर्फ बस उन लोगों का एक भ्रम है। करीब 2 घंटे तक उस घर पे रहने के बाद जब मैगीनॉट लटोया और रोजा के साथ बात कर रहे थे, तब अचानक ही एमंस फैमिली का जो बाथरूम का बल्ब था वो फ्लिकर करना स्टार्ट करता है। जब मैगीनॉट उस बल्ब के पास जाते हैं तो वो बल्ब अपने आप ही फ्लिकर करना बंद कर देता है। मैगीनॉट को अब ये पता लग चुका था कि इस घर में कुछ तो अजीब है। फिर मैगीनॉट का ध्यान जाता है उनके एक बेडरूम के अंदर एक कर्टेन के पास, जहाँ से कुछ तेल की तरह गिर रहा था। अब मैगीनॉट श्योर हो चुके थे कि इस घर के अंदर कुछ तो डेमोनिक पोजीशन है। फिर वो जब उस घर को और भी अच्छे तरीके से देखते हैं, तब वो लटोया और रोजा की तरफ मुड़ते हैं और उनको कहते हैं कि ये घर उनके लिए खतरे से खाली नहीं है और वो इस घर को छोड़ के अभी चले जाए। और इसके बाद रोजा और लटोया मैगीनॉट के साथ उस घर से निकलते हैं और अपने एक करीबी रिश्तेदार के घर में जाते हैं वहां पे रहने के लिए। लेकिन करीब 1 हफ्ते बाद ही लटोया और रोजा को उस घर में वापस आना पड़ता है, क्योंकि डीसीएस वाले चाहते थे कि वो ये पता करे कि एक्चुअली में वो घर लटोया के बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं। इसी के चलते वैलेरी वॉशिंगटन लेक काउंटी पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर के साथ एमंस फैमिली के घर के सामने पहुंचती है। उनके साथ हैमंड और गैरी पुलिस स्टेशन के और 2 ऑफिसर थे। वो दोनों ऑफिसर वहां पे क्यूरियोसिटी की वजह से आए थे, क्योंकि उन्हें देखना था कि उस घर में आखिर क्या चल रहा है। रोजा और लटोया जब उस घर के सामने पहुंचे तो लटोया उस घर के अंदर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। तब कैम्बेल, वैलेरी और उन 3 पुलिस वालों के साथ उस घर के अंदर जाते हैं। उस घर के अंदर जाने के बाद वहां पे अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है, जैसे कि पुलिस वाले अपने साथ एक ऑडियो रिकॉर्डर लाए थे और उसमें नया बैटरी था। लेकिन उस घर के अंदर जाने के बाद वो ऑडियो रिकॉर्डर ये इंडिकेट करना स्टार्ट करता है कि उस पे बैटरी लो है। अब पुलिस वालों को अजीब लगा, क्योंकि कुछ ही देर पहले उन्होंने नई बैटरी उस पे डाली थी। फिर वो पुलिस वाले एक चार्ज्ड बैटरी लेते हैं और फिर से उस रिकॉर्डर के अंदर डालते हैं, लेकिन फिर भी वो रिकॉर्डर यही शो किए जा रहा था कि उसका बैटरी लो है। फिर पुलिस वाले वैलेरी और कैम्बेल बेसमेंट के अंदर जाते हैं और वहां जाते ही रोजा उन पुलिस वालों से कहती है कि इस बेसमेंट के सीढ़ी के नीचे से ही शायद डीमंस आते हैं। तब गैरी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ऑस्टिन ने उस सीढ़ी के सामने खड़े होकर उस सीढ़ी की कुछ फोटोज ली। जब पुलिस वाले पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उस फोटो को एनलार्ज करते हैं, तब वो देखते हैं कि वो सीढ़ी के फोटो के राइट हैंड साइड के अपर कॉर्नर पे एक व्हाइट कलर का क्लाउडी फेस जैसा दिख रहा है, जो कि एक मेल फेस की तरह लग रहा है। और ठीक उसके बगल में एक ग्रीन कलर का क्लाउडी फेस दिख रहा था, जो कि एक फीमेल फेस की तरह दिख रहा था। पुलिस वालों को ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये फेस किसके है। और फिर जब वो लोग उस ऑडियो रिकॉर्डर को प्ले करते हैं, तब वहां पे उनको उस ऑडियो रिकॉर्डर के अंदर से कुछ डेमोनिक आवाजें सुनाई देती है। गैरी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ऑस्टिन का ये कहना था कि उस दिन उस घर से वापस आने के बाद भी उनके साथ बहुत सारी अजीब अजीब चीजें हो रही थी। जैसे कि जब वो अपनी गाड़ी को ड्राइव करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो बार बार उनका जो ड्राइविंग सीट था वो आगे पीछे हो रहा था। फिर जब वो अपने घर के सामने पहुंचते हैं, तो उनके घर पे जो ऑटोमेटेड गराज था, उसके दरवाजे को वो जितना खोलने की कोशिश करते, वो किसी भी तरीके से ओपन नहीं हो रहा था। ऑस्टिन, जो कि इन सारी चीजों के ऊपर इतना बिलीव नहीं करते थे, उनका बिलीव अब पूरी तरीके से स्ट्रांग था कि उस घर के अंदर कुछ तो अजीब सा चल रहा है। इसके कुछ ही दिनों के बाद डीसीएस और पुलिस वाले ये तय करते हैं कि इस बार एमंस के घर पे एक बड़ा टीम भेजा जाए। इस बार जो पूरी टीम उस घर के अंदर गई थी, उसमें लटोया थी, रोजा थी, समांथा इलिक थी, लेक काउंटी पुलिस स्टेशन के कुछ ऑफिसर्स थे, गैरी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ऑस्टिन थे और साथ में थे प्रीस्ट माइकल मैगीनॉट। वो सब लोग उस घर के हर एक कोने की अच्छे तरीके से छानबीन करते हैं। वो लोग बस ये सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि उस घर में जो कुछ भी हो रहा है, उन चीजों को वो एक्सप्लेन कर सके। लेकिन मैगीनॉट का ध्यान था
सिर्फ बेसमेंट के सीढ़ी के ऊपर, क्योंकि रोजा और लटोया ने मैगिनॉट को यह कहा था कि शायद बेसमेंट के सीढ़ी के नीचे से ही डिमंस आते हैं। तब मैगिनॉट कुछ पुलिस वालों को साथ में लेके उस बेसमेंट के सीढ़ी के पास जाते हैं और उस सीढ़ी के नीचे उनको खुदाई करने के लिए बोलते हैं। कुछ पुलिस ऑफिसर्स मिलके वहां पे 3 से 4 फीट का एक गड्ढा बनाते हैं, लेकिन वहां पे उनको कुछ पुराने चीजों के अलावा ऐसा कोई भी सामान नहीं मिलता है जिसके थ्रू उस घर पे डेमोनिक पोजेशन हो सके। अब पुलिस ऑफिसर्स और मैगिनॉट हर एक कमरे की छानबीन करना स्टार्ट करते हैं। इसी बीच एक कमरे के कर्टेन से मैगिनॉट और पुलिस वालों को कुछ तेल जैसा गिरता हुआ दिखता है। तब पुलिस वाला पूछता है कि आखिर यहाँ पे तेल कैसे आया। तब मैगिनॉट उनको बताता है कि जिस घर में भी डेमोनिक पोजेशन होता है वहां पे ऐसा तेल गिरना कॉमन सा चीज है। बट पुलिस वालों को ये सब कुछ बिलीव नहीं होता, तो वो उस कर्टन से सारा तेल साफ करते हैं और कमरे के बाहर चले जाते हैं। कमरे के बाहर जाके करीब 20-25 मिनट तक वो वहीं पे खड़े रहते हैं ताकि कोई अंदर जाके इस तेल को वापस लगा ना सके। फिर वो लोग जब कमरे के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस कर्टन से वापस खुद ब खुद तेल टपक रहा है। वो लोग शॉक्ड हो चुके थे। इसी बीच डीसीएस की ऑफिसर समांथा एलिक की तबीयत बिगड़ने लगती है। उनके बाएं हाथ की जो छोटी उंगली थी वो कांपने लगती है। वो डर जाती है और वो उस घर से बाहर निकल जाती है। अब शाम हो रहा था और गैरी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ऑस्टिन ने बताया कि वहां पे कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो शाम होने के बाद उस घर के अंदर रहना चाहता हो। तो वो सब लोग उस घर से बाहर निकल गए। लेकिन उस घर से सबके बाहर निकलने से पहले मैगिनॉट ने उस घर को अच्छे तरीके से हॉली वाटर से ब्लेस कर दिया था और वहां पे खड़े होकर कुछ देर उन्होंने बाइबल से प्रेयर भी पढ़ी थी। अब पुलिस वाले भी शॉक थे, हैरान थे कि आखिर क्या हो रहा है। और उन्होंने जब अपना ऑफिशियल रिपोर्ट लिखा तब उन्होंने भी अपने रिपोर्ट में ये लिखा कि उस घर में कुछ तो अजीब था, कुछ तो डेमोनिक था, जिसके वजह से उस घर में वो सारी चीजें हो रही थी। अब मैगिनॉट रोजा और लटोया के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो चाहते थे कि वो एमंस फैमिली के ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करे ताकि उनको डीमन से छुटकारा मिल सके। और उनकी इसी चाहत के साथ वो चर्च के पास जाते हैं और एमंस फैमिली के ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए परमिशन मांगते हैं, लेकिन चर्च वाले उन्हें साफ मना कर देते हैं। अब मैगिनॉट को कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तब मैगिनॉट ये तय करते हैं कि वो खुद ढेर सारी रिलीजियस किताबें पढ़ेंगे और पूरा एक्सोर्सिज्म का प्रोसेस वो खुद सीख के एमंस फैमिली के ऊपर वो खुद एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करेंगे। इसी के चलते मैगिनॉट ढेर सारी रिलीजियस किताबें पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सारे एक्सोर्सिज्म के तरीकों को जानना शुरू करते हैं। और इसी के कुछ ही दिनों के बाद मैगिनॉट पहली बार चर्च के अंदर लटोया एमंस के ऊपर एक छोटा सा एक्सोर्सिज्म रिचुअल परफॉर्म करते हैं। पर मैगिनॉट को पता था इस रिचुअल से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उनको डीमंस के नाम नहीं पता थे और जब तक डीमंस का नाम नहीं पता हो एक्सोर्सिज्म में उन डीमंस को कमजोर करके उनको हराया नहीं जा सकता। तो इस छोटे से रिचुअल के बाद मैगिनॉट लटोया को बोलते हैं कि लटोया को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो पता करे कि कौन से डीमन से जो उनके परिवार को परेशान कर रहा है। तब लटोया अपने फ्रेंड्स के मदद से इंटरनेट पे डीमंस के बारे में जानना स्टार्ट करती और जब वो डीमंस के नाम के बारे में जान रही थी तब उसकी आंखें एक नाम के ऊपर अचानक रुक जाती है और वो नाम था बेल्ज़ेबब। बेल्ज़ेबब असल में काली मक्खियों का शैतानी देवता था। और आपको याद होगा कि दिसंबर के महीने में एक काली बड़ी मक्खियों की झुंड लटोया के घर के अंदर आ गई थी और उसी के बाद से लटोया के घर में ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो गई थी। लटोया इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डीमंस का नाम एक जगह पे लिखती है जो डीमंस बच्चों को परेशान कर सकते हैं और ये लिस्ट लेके वो मैगिनॉट के पास पहुंचती है। इसके बाद मई 2012 से लेके जून 2012 तक मैगिनॉट लटोया के ऊपर 3 एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते हैं, जिसमें से 2 उन्होंने इंग्लिश में किया था और 1 उन्होंने लैटिन में किया था। आखिरी एक्सोर्सिज्म के दौरान लटोया की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो पूरी तरीके से पोजेस्ड थी। और आखिर में जब मैगिनॉट ने वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया तब लटोया एक जोर से चीख लगाती है और बेहोश हो जाती है। जब लटोया बेहोश होती है तब मैगिनॉट को कहीं ना कहीं ये पता था कि रिचुअल सक्सेसफुल हुआ है। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब लटोया होश में आई
तो वो पूरी तरीके से नॉर्मल थी। उसको एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी और लटोया ने मैगिनोट से कहा कि शायद अब कोई भी डीमन उसके शरीर के अंदर नहीं है। इसके बाद मैगिनोट के कहे मुताबिक लटोया कभी भी उस घर पे वापस नहीं गई और इसके कुछ ही दिनों के बाद वो एक अननोन प्लेस पे एक नया घर किराए पे लेती है और अपनी माँ रोजा के साथ वहीं पे रहना स्टार्ट करती है। लेकिन अभी भी लटोया की एक लड़ाई बाकी थी और नवंबर 2012 में फाइनली लटोया ने डीसीएस के साथ लीगल केस जीता और अपने बच्चों का लीगल कस्टडी फिर से हासिल किया। अब लटोया, रोजा और वो 3 बच्चे एक अननोन प्लेस पे एक नए घर पे रहने लगे। लेकिन क्या उन्हें सच में उन डीमन से मुक्ति मिली थी? क्योंकि पुलिस ऑफिसर ऑस्टिन और डीसीएस ऑफिसर समंथा इलिक के मुताबिक उस घर से वापस आने के बाद भी उनके साथ बहुत दिनों तक बहुत सारी अजीब चीजें होती रही। यहाँ तक कि उस घर से वापस आने के बाद समंथा इलिक के बॉडी में बहुत सारी नई मेडिकल कंडीशंस होनी स्टार्ट हो गई थी और वो बहुत दिनों तक उन सारी मेडिकल कंडीशन से लड़ती रही। आपको क्या लगता है कि उस दिन, उस आखिरी एक्सोर्सिज्म के बाद क्या सच में लटोया और उसके बच्चों को डीमन से मुक्ति मिल चुकी थी या फिर ये बस डीमंस का एक छलावा था? आपको जो कुछ भी लगता है आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपके जिंदगी में आपने कभी भी कोई भी हॉन्टेड एक्सपीरियंस किया हो तो नीचे दिए गए मेल आईडी पे हमें जरूर बताइए। क्या पता इस चैनल पे अगली कहानी आपकी हो। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, बहुत ज़्यादा पसंद आने पे इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम दिल से चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल के परिवार का एक हिस्सा बने, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। See you soon in the world of dark mysteries.